हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं आपकी मोहिनी मैम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सोशियो पॉइंट चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आप टॉपिक देख रहे हो हमारा लिखा हुआ सोशियोलॉजी एज ह्यूमनिस्टिक डिसिप्लिन, यानी कि समाजशास्त्र एक मानविकी विधा के रूप में। ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया है, और जिनके भी सिलेबस में अगर ये टॉपिक है तो सभी के लिए ये टॉपिक बहुत बेनिफिशियल है। और बेसिक सोशियोलॉजी की नॉलेज जिसे भी चाहिए तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो इसके मैं दो पार्ट्स करूँगी, ठीक है। आज फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आपको कल तक प्रोवाइड हो जाएगा और उसका लिंक इस ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने क्लास में काफ़ी सारे लेक्चर्स में ये चीज़ बता दिया है कि हमारा जब सोशियोलॉजी शुरू हुआ तो शुरुआत में बहुत सारे ऐसे सोशियोलॉजिस्ट रहे जिन्होंने समाजशास्त्र की जगह को मजबूत करने के लिए उसको साइंटिफिक बनाने की पूरी कोशिश की, है ना। जैसे कि आपको नाम पता है ऑगस्ट कोन का, उन्होंने पॉजिटिविज्म दिया यानी कि प्रत्यक्षवाद, है ना। जैसे क्लास में आपको बताया है कि उन्होंने समाजशास्त्र को जन्म तो दे दिया, है ना। कहा कि हाँ ठीक है, समाजशास्त्र नाम का एक सब्जेक्ट होगा जिसमें हम समाज की का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब बात ये आई कि समाज का अध्ययन कैसे करेंगे, है ना। तो उसको साइंटिफिक होना चाहिए। जब तक वो साइंस की कैटेगरी में नहीं आएगा तब तक उसका एक जो प्रेस्टेज होता है वो नहीं मिल पाएगा सोशियोलॉजी को। तो उन्होंने कहा ऑगस्ट कोंत ने कि हम सोशियोलॉजी में जिन भी चीज़ों की स्टडी करेंगे, समाज में जो भी घटनाओं की हम स्टडी करेंगे उसको एक मेथड के थ्रू स्टडी करेंगे। एक मेथडोलॉजी दी उन्होंने, ठीक है। एक पद्धति शास्त्र दिया, ठीक है। मेथड नहीं कहोगे, उसको मेथडोलॉजी कहोगे, जिसका नाम आपको मालूम है पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्षवाद, है ना। तो उसके उसकी हेल्प से उन्होंने सोशियोलॉजी को साइंटिफिक बनाया, ठीक है। और ये जो साइंटिफिक उन्होंने बनाया, ये ठीक उन्होंने इसमें कहा कि आप चीज़ों की वैसे ही स्टडी करोगे जैसे प्राकृतिक विज्ञान चीज़ों का अध्ययन करते हैं, है ना। नेचुरल साइंसेस जैसे चीज़ों की स्टडी करते हैं, वैसे ही हम सोसाइटी की भी स्टडी करेंगे, वैसे ही हम उसके रूल्स और सिद्धांत, हम उसको थ्योरीज देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने चीज़ों को साइंटिफिकली स्टडी करने के बारे में कहा। तो ये तो हो गया कि सोशियोलॉजी एज साइंस, है ना, जो कि आप डिटेल में इससे पहले पढ़ चुके हो। तो हम अगर सिर्फ उन्हीं घटनाओं का अध्ययन करें, अगर जिसका ऑब्जर्वेशन किया जा सके और जिसके आधार पर हम थ्योरीज दे सकें, तो ऐसे जब हम सिर्फ घटनाओं का अध्ययन करेंगे और सिर्फ थ्योरीज देने के नाम पर सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे कि प्योर सोशियोलॉजी है, ये विशुद्ध समाजशास्त्र एंड प्योरली साइंटिफिक, है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे सोशियोलॉजिस्ट भी रहे जिन्होंने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, हमें चीज़ों को चीज़ों को एक दूसरे एस्पेक्ट से भी देखना पड़ेगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसमें इंसान की फीलिंग्स, इमोशंस, उसके वैल्यूज़ आते हैं। हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं। कुछ सोशियोलॉजिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने कहा कि अगर हम सोसाइटी की स्टडी करने जा रहे हैं और हम उसमें पूरी तरीके से फीलिंग्स, इमोशंस को दरकिनार कर देंगे, तो सोशल रियलिटी पता करना इम्पॉसिबल होगा। जो हमारे सामने आउटकम, जो रिज़ल्ट आएगा, वो रियल नहीं होगा और ना ही प्रैक्टिकल होगा। तो कहते हैं कि अगर आपको समाज की रियलिटी या समाज की यथार्थता को जानना है, तो आप उसके दूसरे पहलू को छोड़ नहीं सकते, जिससे उन्होंने कहा कि मानविकी विधा, है ना। इसको हमें मानविकी विधा के रूप में विकसित करना चाहिए, यानी कि हमें मानवीय मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ को हम नहीं छोड़ सकते सोशल फिनोमेनास या सामाजिक घटनाओं की स्टडी करते वक्त। वो कहते हैं कि साइंस तो चलो ठीक है, वो तो निर्जीव चीज़ों की स्टडी करता है, उसको हम तरह तरह से एक्सपेरिमेंट करके उसकी रियलिटी जान सकते हैं, और वो चीज़ें चेंज भी नहीं होती हैं, है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस, जैसे गैस के पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कभी भी फ्यूचर में कि गैस के पार्टिकल्स करीब आ जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब
वो चेंज भी नहीं होता है और सोसाइटी चेंज होती रहती है। इसके अलावा हम कदम-कदम पर हमारे पास हमारे इमोशंस, वैल्यूज़ होते हैं, है ना? जो हमसे कभी भी दूर नहीं जाते हैं। तो कोई भी ऐसी घटना नहीं होती है जिसमें किसी के इमोशंस या फीलिंग्स अटैच ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इन सारी चीज़ों को भी साथ लेकर के चलना होगा, है ना? ये ह्यूमनिस्टिक डिसिप्लिन वाले कहेंगे। तो आपने देखा कि साइंटिफिक और ह्यूमनिस्टिक कैसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं और दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, है ना? इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि जो साइंस वाले थे, जो कहते थे सोशियोलॉजी एज अ साइंस, कंप्लीटली प्योर साइंस, मतलब समाजशास्त्र पूरी तरीके से विशुद्ध विज्ञान है। तो अगर पूरी तरीके से विशुद्ध विज्ञान है तो वो कहते हैं कि चीज़ों को हमें बिल्कुल तटस्थ रूप से अध्ययन करना पड़ेगा, पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव होकर के स्टडी करनी पड़ेगी। मतलब जब हम किसी चीज़ की स्टडी करने जा रहे हैं तो उसमें हमें बिल्कुल भी अपने फीलिंग्स, इमोशंस अटैच नहीं करने हैं, है ना? तो इसके बाद बहुत बड़ा सवाल ये है कि साइंस वाले तो कह रहे हैं कि हमें ऐसे स्टडी करना है, बट सोचो, आप खुद सोचो कि बहुत बड़ा सवाल है ये कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो, आप उसी सोसाइटी की स्टडी करने जा रहे हो और आप फिर उस सोसाइटी से अपने फीलिंग्स, इमोशंस कैसे दूर कर सकते हो? किसी ना किसी तरीके से आपकी वैल्यूज़, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस वो तो साथ में रहेंगे ना। तो आप कैसे पूरी तरीके से एक जड़ की तरह, एक निर्जीव की तरह आप कैसे रिएक्ट करोगे चीज़ों के प्रति? आपकी फीलिंग्स, इमोशंस तो साथ है ना, तो आप कैसे इनको अलग कर सकते हो? एक बहुत बड़ा सवाल है ना? हमारी बहुत सारी मान्यताएँ होती हैं, हमारे विश्वास होते हैं, हमारी वैल्यूज़ होती हैं, हमारी इच्छाएँ होती हैं। तो ये सारी साथ में रहती हैं तो हम अपने आप को निष्पक्ष कैसे रख सकते हैं? ठीक है? देखो, ये साइंस के सामने बहुत बड़ा सवाल है ना, तो ये बहुत बड़ा सवाल है और साइंस अगर इसका आंसर नहीं देगा, तो क्या होगा? ह्यूमनिस्टिक डिसिप्लिन को आने में देर नहीं लगेगी, है ना? तो ऐसे सवाल खड़े हो रहे थे। जब भाई साइंस काम नहीं करेगा तो आपको दूसरा तरीका तो अपनाना पड़ेगा ना। अब ये तो सच में बहुत बड़ा सवाल है कि आप सोसाइटी में पले बड़े हो, आपको पता है क्या मान्यताएँ हैं, क्या इच्छाएँ, है ना? जैसे अगर मान लो कोई अपर कास्ट का इंसान है, वो लोअर कास्ट की स्टडी करने जा रहा है और अगर उसके अंदर इस तरीके की कोई भावना है कि जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो अपवित्र होते हैं, उनका काम गंदा होता है या उनका धर्म गंदा होता है, अगर इस तरीके की कोई भी मान्यता उसके अंदर है और वो जाएगा लोअर कास्ट की स्टडी करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके वैल्यूज़, इमोशंस कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालेंगे उसकी स्टडी पर। तो वो कैसे साइंटिफिक हुआ? इसीलिए ये ह्यूमनिस्टिक डिसिप्लिन वाले सोशियोलॉजिस्ट आएंगे और कहेंगे कि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जहाँ हमारा समाज पूरी तरीके से हम कल्चर के अंदर रहते हैं ना, हमारी एक संस्कृति है ना? अगर आप किसी के बोली को देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन-सी जगह से बिलॉन्ग करता है, या उसके आप बिहेवियर को समझ जाओ, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका परिवार कैसा होगा, है ना? किसी एक पर्टिकुलर इंसान का किसी के साथ बिहेवियर या किसी बच्चे का कैसा बिहेवियर है, तो आप उसकी फैमिली का अंदाज़ा लगा लेते हो। कैसे लगाते हो? क्योंकि हमारे साथ हमारे वैल्यूज़, कल्चर हैं, है ना? तो आप इनको किनारे नहीं कर सकते। तो आप खुद सोच सकते हो कि अगर आपको वास्तविकता जाननी है समाज की, समाज के लिए सिद्धांत बनाने हैं, तो इसके लिए आपको दोनों पक्ष लेने पड़ेंगे। आपको साइंटिफिक भी होना पड़ेगा और आपको मूल्यों को भी लेकर के चलना पड़ेगा, परंपराओं को भी जानना पड़ेगा, संस्कृति को भी जानना पड़ेगा, है ना? मतलब उसकी मानविकी पक्ष को भी लेकर के साथ में चलना पड़ेगा, यानी कि उसका ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट भी आपको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, है ना? तो यही यही आपके जो ह्यूमनिस्टिक डिसिप्लिन से रिलेटेड सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनका ये मानना है ना? अगर जैसे किसी इंसान से कह दिया जाए
कि आपका ये पर्टिकुलर रिलेटिव है जो कि बहुत बूढ़ा हो गया है, इसको तमाम बीमारियां घेर लेंगी, है ना? ये अगर आपके साथ रहेगा तो इससे आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसका अगर आप केयर करोगे तो आपको इकोनॉमिक लॉस भी होगा, है ना? आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये सारी बातें क्या है, साइंटिफिक हैं। आपने किसी को ये सारी बुराइयां गिना दी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए, तो क्या वो उससे अटैचमेंट अपना छोड़ देगा? आपने तो पूरी तरीके से साइंटिफिक बात करी, है ना? उसके हिसाब से तो फिर उन दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हो जाना चाहिए। बट 2 लोगों का रिलेशनशिप नहीं ख़त्म हो रहा है इतने सारे लॉस के बाद भी। ये तो साइंटिफिक बातें हैं ना। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे पास हमारे मूल्य हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारी सोसाइटी है ना? हमारी परंपराएँ हैं। तो आप इसको किनारे नहीं कर सकते। रियलिटी आपको नहीं पता चलेगी जब तक आप इसको साथ में लेकर के नहीं चलोगे। यही मानना था ह्यूमनिस्टिक डिसिप्लिन से रिलेटेड सोशियोलॉजिस्ट का। और एक और बात समझ लीजिए कि जो आपके साइंटिफिक डिसिप्लिन जो लोग इसको बनाते हैं सोशियोलॉजी को पूरी तरीके से वैज्ञानिक, तो वो लोग क्या करते हैं, प्योर साइंस बनाने की कोशिश करते हैं सोशियोलॉजी को। और उनका जब वो लोग स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी की, तो उनका एम क्या होता है, वो जो सोसाइटी की स्टडी कर रहे हैं उसका एम क्या होता है? उसका एम ये होता है कि सोसाइटी में क्या है, क्या हो रहा है, व्हाट इज़, इसकी स्टडी करते हैं ना, क्या है। उन्होंने थ्योरी बना दी, अब वो लागू हो या ना हो उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनका एम क्या है, थ्योरी बनाना, है ना? जो चीज़ें आपने स्टडी करी और जो चीज़ पाई उसको एज इट इज़ सामने रख दो सोसाइटी के कि देखो भाई सोसाइटी में ऐसा होता है। जबकि ये जो ह्यूमनिस्टिक डिसिप्लिन वाले लोग हैं, ह्यूमनिस्टिक डिसिप्लिन से रिलेटेड जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्री हैं, उनका उद्देश्य ये होता है कि हम चीज़ों की स्टडी ऐसे करें कि हमें समाज की बिल्कुल यथार्थता पता चले, रियलिटी पता चले, उसके अकॉर्डिंग वो रूल्स बनाएं, सिद्धांत बनाएं, थ्योरी बनाएं, और उसके सहारे समाज को और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके, समाज का कल्याण किया जा सके, और उसको इंटीग्रेट किया जा सके, एकीकृत किया जा सके। कहने का मतलब ओवरऑल सोसाइटी के वेलफेयर का एम छिपा हुआ होता है ह्यूमनिस्टिक डिसिप्लिन वाले लोग या सोशियोलॉजिस्ट की जो स्टडी होती है ना? उसका एम यही होता है। मानविकी पक्ष क्या है, ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट क्या है कि आप लोगों की भलाई की तरफ काम करो, है ना? आप समाज की रियलिटी को जानते हुए उसके बारे में फिर जो आए थ्योरी उसको आप प्रैक्टिकली लोगों पर अप्लाई करो ताकि वो लोगों के काम आए, है ना? तो इस तरीके से ये ह्यूमनिस्टिक डिसिप्लिन वाले लोगों का है, ठीक है, एम। और ये लोग जो भी अपना स्टडी करके जो भी आउटकम लाते हैं, ये बहुत ज़्यादा रियलिटी के करीब होता है ना, क्योंकि इन्होंने हर एक चीज़ को ले लिया ना, सिर्फ और सिर्फ जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया ना कि 2 रिलेटिव्स हैं, एक बहुत बूढ़ा हो गया है, तो भी वो उससे अटैचमेंट नहीं छोड़ रहा है। जबकि साइंटिफिकली, अगर साइंटिफिकली मतलब तार्किकता पूर्ण अगर हम अपनी सोच रखें, लॉजिकल बात करें, तो मतलब वो हमारे किसी काम का नहीं रहा, लेकिन हम फिर भी उसके साथ हैं, है ना? जैसे कि अभी आपको बताया फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट कोंत, है ना? उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी को आप साइंटिफिक बनाइए किसी भी तरीके से, है ना? और ये हम आपको पॉजिटिविज्म दे रहे हैं, इसके सहारे आप चीज़ों की साइंटिफिकली स्टडी करेंगे और जो भी रूल आएंगे वो सोशियोलॉजी के साइंटिफिक होंगे और पूरा सोशियोलॉजी डिसिप्लिन साइंटिफिक हो जाएगा। तो इसके बाद आते हैं एक सोशियोलॉजिस्ट जिनका नाम है मैक्स वेबर, ठीक है? वो भी ऐसे ही कुछ बात करते हैं, लेकिन उन्होंने आप देखोगे कि शुरुआत कर दी ह्यूमनिस्टिक डिसिप्लिन की कहीं ना कहीं, जब वो कहते हैं कि आप पूरी सोसाइटी में जो भी चीज़ें हैं उनका सोशल एक्शन के अंदर स्टडी करिए। सामाजिक क्रिया हिंदी में कहते हैं, सामाजिक क्रिया हमारी पूरी सोसाइटी में पाई जाती है, और बहुत सारे टाइप्स की पाई जाती है, आप सिर्फ उसी की स्टडी करिए साइंटिफिकली। लेकिन उन्होंने जब सामाजिक क्रिया के जब वो टाइप्स बताते हैं, तो उसमें ये भी बताते हैं कि बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम कह सकते हैं मूल्य पर आधारित क्रियाएं या इवैल्यूएटिव एक्शंस, ठीक है? उसके बाद वो कहते हैं
कि एक होता है परंपरागत क्रियाएं या ट्रेडिशनल एक्शंस, और नेक्स्ट होता है अफेक्चुअल एक्शंस यानी कि भावनात्मक क्रियाएं। ठीक है, ये 3 टाइप के आपने एक्शंस सुने। इन्होंने वैसे तो टोटल 4 टाइप के एक्शंस दिए हैं, जिसमें पहला पूरी तरीके से रैशनल बेस्ड है, पर ये जो 3 हैं ये आपके, आप देख रहे हो कि वैल्यूज से जुड़े हुए हैं ना। जब तक इसमें हम लोगों की वैल्यूज इमोशंस नहीं समझेंगे तब तक हम उनकी रियलिटी को नहीं जान सकते। ये जो सोसाइटी में एक्शंस होते हैं, इवैल्यूएटिव, ट्रेडिशनल, अफेक्चुअल या परंपरागत, भावनात्मक और मूल्यों पर आधारित, इनमें हमें थोड़ा सा साइंस से आगे जाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही कुछ बातें जिनकी वजह से आपके ह्यूमनिस्टिक डिसिप्लिन आया, और बहुत सारे ऐसे सोशोलॉजिस्ट इसके अंदर आ चुके हैं आज के समय तक, जो ह्यूमनिस्टिक डिसिप्लिन को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। और वो कहते हैं कि अगर आप सोसाइटी को कंट्रोल करना चाहते हो, सोसाइटी को जानना चाहते हो, है ना, तो उसके लिए आपको धार्मिक विश्वास, जो भी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, नैतिक मूल्य हैं, इन सबको आपको जानना पड़ेगा। और इन सबको आप और ज़्यादा अगर अच्छा बना देते हो तो सोसाइटी और ज़्यादा कंट्रोल में आ जाएगी, और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, है ना। जिसमें आपके पार्सन्स, मैरल, कोज़र, गार्फिंकेल, इस तरीके के नाम आते हैं जो ये मानते हैं, है ना, कि हमें इन सारी चीज़ों को भी लेकर के चलना पड़ेगा, जिनका साइंस से कोई वास्ता नहीं है ना। अब इनका साइंस से कोई वास्ता नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम पूरी तरीके से इन्हीं पर डिपेंड हो जाएं, है ना। चीज़ों को हमें साइंस की मदद भी लेनी पड़ेगी स्टडी करने के लिए, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं सोसाइटी में जिनको हमें निष्पक्ष तरीके से साइंटिफिकली स्टडी करना पड़ेगा, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें ये सब मूल्य, परंपराएं और ये सारी चीज़ों को भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नाम सुनने को मिलेगा डिल्थे का, जिन्होंने सबसे पहले ये कहा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज़ के तहत जो भी आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं, जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके सहारे आप सोसाइटी के रियलिटी को जान पाएँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, डिल्थे का मानना था, है ना। शुरुआत में जब सोशियोलॉजी का स्टार्टिंग था, जब डेवलपमेंट हो रहा था, और जैसे ही आया था सोशियोलॉजी, मतलब शुरुआती दौर से लेकर के मिड 20th सेंचुरी, है ना, यानी कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक, उसको बहुत ज़्यादा लोग ज़ोर दे रहे थे कि साइंस बन जाए सोशियोलॉजी, है ना। इसी का रिएक्शन डिल्थे ने दिया कि भाई आप चीज़ों को बस साइंस साइंस कर रहे हो, बट इसके सहारे आप सोसाइटी की रियलिटी को जान पाओ तो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। हम बिल्कुल भी चीज़ों को सोसाइटी की चीज़ों को बिल्कुल भी निर्जीव चीज़ों की तरह, है ना, कि चीज़ें जड़ हैं, है ना, लाइफलेस हैं और इमोशनलेस हैं, तो ऐसा हम नहीं कह सकते। और हम भी पूरी तरीके से अनबायस्ड नहीं हो सकते, हम भी अपने मूल्यों को कहीं और ले जा कर के नहीं रख सकते, वो हमारे साथ रहेंगे तो हम चीज़ों की ऑब्जेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते। हम एक संवेदनशील प्राणी हैं, हमारे भावनाएं, हमारी जो मूल्य है और हमारे जो विचार हैं, वो पूरी तरीके से हम उनको अलग अपने आप से नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से जब डिल्थे ने ये सारी बातें कहीं तो उसके बाद से और सारी चीज़ें ज़ोर पकड़ने लगीं, तो आपका जो ह्यूमनिस्टिक डिसिप्लिन है वो डेवलप होने लगा। जैसे कि अभी आपको कुछ सोशियोलॉजिस्ट के नाम बताए, और इनमें आपको फिर गार्फिंकेल, ज़ोबर्ग, ग्लास एंड स्ट्रॉड, मर्टन, एडमंड हर्सल, अल्फ्रेड शूट्स, गॉफमैन, एल्विन गोल्डनर, इन सब के नाम आपको मिलेंगे जो सोशियोलॉजी को ह्यूमनिस्टिक डिसिप्लिन की तरह देखते हैं, है ना। और आपको कुछ हम बताएंगे ऐसी स्ट्रीम्स जो बट गई आगे, है ना, उनके बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ ह्यूमनिस्टिक डिसिप्लिन की कुछ आपको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। अगर आपने उसको समझ लिया तो आप पूरे ह्यूमनिस्टिक डिसिप्लिन को समझ जाओगे, है ना। मानविकी उन्मेष की कुछ विशेषताएं आपको मैं डिस्क्राइब करने जा रही हूँ,
है ना? अगर आपने उसको समझ लिया तो फिर आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। उसके बाद इसके बाद आपका जो सेकंड पार्ट होगा, उसमें मैं आपको मानविकी उन्मेष से संबंधित कुछ उपागम बताऊँगी, मेजर अप्रोचेस रिलेटेड टू ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन। उसको थोड़ा-सा मैं डिस्क्राइब करके जब बताऊँगी आपको, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है? तो कुछ भी मिस नहीं करना है आपको। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आप विशेषताओं में देख रहे हो वस्तुपरक और व्यक्तिपरक, दोनों को मिला करके, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। अब देखो, सब्जेक्टिव क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दोनों चीज़ें जब आपको पता चल जाएंगी तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्टिव वो होता है जिसमें हम चीज़ों में अपने इमोशंस वैल्यूज़ को अटैच करके देखते हैं, और ऑब्जेक्टिव वो होता है जिसमें हम चीज़ों को एक वस्तु की तरह, एक निर्जीव वस्तु की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, है ना? तो अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो आपका ह्यूमनिस्टिक डिसिप्लिन बन जाता है। कहने का मतलब, आप चीज़ों को बिल्कुल भी अपने अकॉर्डिंग मत बताइए, जो चीज़ है उसको एज़ इट इज़ भी बताइए, और उसको बिल्कुल भी इमोशन लेस होकर के स्टडी मत करिए। मतलब दोनों चीज़ों का हमें बैलेंस बना करके चलना है, ठीक है? जैसे कि अगर हम किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, किसी भी सोसाइटी के फिनोमेना की, तो उसके हमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भी देखना पड़ेगा, है ना? उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझना पड़ेगा, ताकि हम उस चीज़ को और गहराई से और डीप से और रियल उसका रियलिटी जान सकें और अच्छे से उसको जान सकें, है ना? तो हम थोड़ा-सा सब्जेक्टिव भी हो रहे हैं और ऑब्जेक्टिव चीज़ को भी साथ में लेकर के चल रहे हैं, है ना? इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट है, समाज के शोषित और कमज़ोर वर्गों के जीवन से संबंधित पक्षों पर जोर, एम्फेसिस ऑन एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द एक्सप्लॉयटेड एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ सोसाइटी में क्या हो रहा है उसको बस जान जाओ, है ना? जैसे साइंस वाले कह रहे हैं, बस जान जाओ कि क्या है, फिर उसका जो भी थ्योरी आया उससे आपको कोई मतलब नहीं है, बस आपने लोगों को दे दिया ज्ञान कि ऐसा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब सोसाइटी में जाकर के स्टडी करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सोसाइटी का वेलफेयर करना है, तो जो लोग परेशान हैं, जो लोग दबे कुचले हैं, जिनका जीवन अच्छा नहीं है ना? किसी भी तरीके से परेशान है, तो आप उनके लिए आपको काम करो आप, है ना? तो आप क्या होगा, इससे सोसाइटी का भी कल्याण होगा, सोशियोलॉजी में भी और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, उसकी भी और ज़्यादा जो है थ्योरीज सामने आएंगी, और साथ में कहने का मतलब इन सब का भी कल्याण होगा। ये जो आपके शोषित और कमज़ोर वर्ग हैं, तो जब आप इनके लिए काम करोगे तो सोशियोलॉजी आपका पूरी तरीके से मीनिंगफुल हो जाएगा, यूज़फुल हो जाएगा, है ना? तो ह्यूमनिस्टिक डिसिप्लिन वालों का, जैसे कि अभी मैंने बताया था, कि एम यही होता है कि वो सोसाइटी का वेलफेयर करें। फिर है आपका नैतिक तटस्थता की अवधारणा स्वयं में एक भ्रांति, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोरल न्यूट्रलिटी इज अ प्रोविंस इन इटसेल्फ। कहने का मतलब, ये जो साइंस वाले कहते हैं कि हम चीज़ों को बिल्कुल भी तटस्थ होकर के देखेंगे, अपने वैल्यूज़ इमोशंस को अटैच नहीं करेंगे, और हमारी स्टडी पूरी तरीके से प्योरली साइंटिफिक हो जाएगी। तो ये लोग कहते हैं कि क्या ऐसा सच में है? ये कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये हमारा सिर्फ भ्रम है कि हम साइंस की तरह स्टडी करेंगे तो वो पूरी तरीके से इमोशनलेस स्टडी होगी, क्योंकि एक इंसान ही जाकर के अपनी ही सोसाइटी की स्टडी करेगा तो वो कभी भी इमोशनलेस, संवेदनहीन नहीं हो सकता। तो इसीलिए इट्स अ प्रोविंस इन इटसेल्फ। ओके, ये स्वयं में एक भ्रांति है कि आप नैतिक रूप से तटस्थ हो जाएं, मोरली आप न्यूट्रल हो जाएं। एक स्त्री के साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है, तो सबको सोसाइटी में स्त्रियों के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता बनाई गई है, तो सब पहले क्या करते हैं, स्त्री को आगे करने की कोशिश करते हैं, है ना? स्त्री का भला करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमारे मूल्य हैं, है ना? तो हमारे यहाँ ये नैतिक मूल्य है कि भाई स्त्री की हेल्प करो, क्योंकि वो वीक होती है ना? ऐसा हमारी सोसाइटी में बनाया गया है। तो अगर एक रिसर्चर जाएगा फील्ड में स्टडी करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने इमोशंस को कहीं किनारे नहीं कर सकता, वो साथ में लेकर के जाएगा अपनी फीलिंग्स, अपनी जो नैतिक मूल्य हैं, अपनी जो मोरल
मोरालिटी है उसके अंदर की, है ना? तो अगर आप सोचो कि इसको हम बिल्कुल हटा दें तो ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ़ भ्रम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब साइंटिफ़िक है ही नहीं कुछ, है ना? सोशियोलॉजी में, ऐसा कहना है इनका। ह्यूमनिस्टिक डिसिप्लिन वालों का। फिर है आपका वैज्ञानिक सिद्धांतों की तरह सामाजिक सिद्धांत सार्वकालिक और वृहत नहीं हो सकते। लाइक साइंटिफिक थ्योरीज, सोशल थ्योरीज कैन नॉट बी मैक्रो मैक्रो एंड यूनिवर्सल। कहने का मतलब जैसे साइंस में क्या है, पेड़ से नीचे सेब गिरता है तो वो हमेशा नीचे ही गिरता है क्योंकि ग्रेविटी होती है। आप अर्थ में कहीं पर भी चले जाओ, चीज़ें नीचे ही गिरते हुए मिलेंगी। कहने का मतलब ये हर टाइम नीचे ही गिरेगा, कोई भी टाइम चले जाओ और कहीं पर भी चले जाओ। यानी कि हर टाइम मतलब सार्वकालिक या अम, आ, जो जो कि टाइम के अकॉर्डिंग, जिसको हम नहीं कह सकते, है ना, कि टाइम को वो फॉलो करती हो, या फिर कोई प्लेस को फॉलो करती हो। यूनिवर्सल भी होता है, मतलब हर प्लेस में वो चीज़ पाई जाएगी। ये हम साइंटिफिक थ्योरीज की बात कर रहे हैं ना। मतलब हर टाइम और हर जगह, है ना, टाइम स्पेस की स्पेसिफिकली यहाँ पे बात हो रही है। और मैक्रो मतलब हर जगह, है ना। यूनिवर्सल मतलब मैक्रो मतलब कहने का है वृहद। वृहद मतलब ये होता है कि कहीं पर भी, यूनिवर्सल का भी सेम वही मतलब होता है, यूनिवर्सल लेकिन टाइम और स्पेस दोनों को कवर करता है, मतलब हर टाइम हर जगह, ठीक है। तो वही मैक्रो एंड यूनिवर्सल लिखा हुआ है। तो समझ गए ना आपकी, जैसे ग्रेविटी है हर जगह पाई जा रही है, हर टाइम पाई जा रही है, बट सोसाइटी क्या है, वो हमेशा चेंज होती रहती है। वो हर टाइम हर जगह एक ही जैसा आपको चीज़ नहीं मिलेगा। 10 साल पहले की सोसाइटी को इमेजिन करो तो वो अलग टाइप की सोसाइटी थी। आज की सोसाइटी को इमेजिन करो तो आज के वैल्यूज़ अलग हो गए हैं। गर्ल्स को ज़्यादा फ्रीडम मिल गई है पहले के मुकाबले, पहले बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं थी, है ना। और पैट्रियार्की में भी काफ़ी फ़र्क आया है। पहले बहुत ज़्यादा पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, अगर हम पहले से कंपेयर करें तो, है ना। तो मतलब हर टाइम हर हर जगह, और आप ट्राइबल सोसाइटी में जाओ, अलग अलग टाइप की सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे, तो मतलब हर जगह पाए जाना और हर टाइम पाए जाना, तो ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना कि साइंस की तरह। तो वही ये लोग कह रहे हैं, इट कैन नॉट बी मैक्रो एंड यूनिवर्सल लाइक साइंटिफिक थ्योरीज, है ना। वैज्ञानिक सिद्धांतों की तरह सामाजिक ये सिद्धांत सार्वकालिक और वृहत नहीं होता है, ठीक है। फिर होता है आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटरप्रिटेटिव एंड अंडरस्टैंडिंग या व्याख्यात्मक बोध। व्याख्यात्मक बोध का मतलब होता है कोई भी चीज़ क्यों घटित हुई, है ना, क्या है, कैसे घटित हुई, वो तो हम जानेंगे ही, बट उसका कॉन्टेक्स्ट हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसका संदर्भ हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इसको अब बहुत आपको ईजी भाषा में कहूँ, तो जैसे आप लोग कुछ कोई बात कह जाते हो, कही तो आपने बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन है ना, सीधी सी बात बिल्कुल, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली, लेकिन जब आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था कहने का, मेरा मतलब, मैंने ऐसा कहा बट मेरा मतलब ये नहीं था। मतलब आपका संदर्भ अलग था, आपका कॉन्टेक्स्ट अलग था। कॉन्टेक्स्ट को जानने की कोशिश करनी चाहिए, तभी आपको रियलिटी पता चलेगी, है ना। तो यही था आपका। अब इसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता करनी है, जो कि है मेजर अप्रोचेस रिलेटेड टू ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन, या मानविकी उन्वेष से संबंधित प्रमुख उपागम। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आज के लिए इतना ही, और कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।